Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about key account management in B2B. तो सबसे पहले B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस. जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं दैट इज B2B मार्केटिंग. जैसे हम दो कॉन्सेप्ट देखते हैं B2B एंड B2C. जब एक बिजनेस एक कस्टमर के साथ डील करता है दैट इज़ B2C. जैसे आप किसी भी शॉप पे जाके सामान खरीदते हो दैट इज़ B2C. बट B2B का मतलब क्या है? जब दो बिजनेस आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं दैट इज़ B2B. फॉर एग्जाम्पल हम मैगी का एग्जाम्पल लें तो मैगी कस्टमर्स को मैगी बेच रहा है तो वो उनका B2C है. बट वो मैगी को बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता होगा ना, तभी तो उनकी मैगी बनती होगी. तो वो रॉ मटेरियल भी तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे होंगे ना. तो अब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. और B2B की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी B2B में डीलिंग होती है ना तो वो लार्ज स्केल पे होती है, ह्यूज अमाउंट की होती है. जैसे B2C में तो क्या होता है, एज ए कस्टमर आप शॉप पे जाते हो तो आप एक या दो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ही लेते हो कि आपने एक मैगी ले ली, दो ले ली, पाँच ले ली, और तो नहीं लेते. बट जब B2B में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जब दो बिजनेस में डीलिंग होती है तो वो लार्ज क्वांटिटी में होती हैं. वो एक दो किलो या एक दो यूनिट में नहीं होती, वो हज़ारों यूनिट्स में होती हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो उससे परचेज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अब मैगी कितनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए उसे रॉ मटेरियल लेना पड़ता होगा. तो जिस बिजनेस से वो रॉ मटेरियल ले रही है उन दोनों के बीच में देखो कितना ह्यूज ट्रांजैक्शन हो रहा होगा कि कितने टन्स ऑफ रॉ मटेरियल वो सप्लाई करते होंगे. तो आपस में उनका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो हमेशा उन्हीं से परचेज करते रहें सो दैट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे. तो जो हमारा B2B वर्ल्ड होता है उसमें ज़्यादातर कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं? की अकाउंट्स होते हैं. की अकाउंट्स का मतलब ऐसा कस्टमर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया मैगी का कि ये ऑर्गेनाइजेशन है मैगी की जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. तो उसे मैन्युफैक्चर करके वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है दैट इज़ B2C. बट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसे सप्लाई तो चाहिए ना, उसे जो आटा चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो किसी ना किसी सप्लायर से ले रही होगी. तो ये मानो सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी आपस में टन्स में डीलिंग होती होगी, तो इनका करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता होगा. मान लो मैगी इससे लेना बंद कर दे तो इनको कितना बड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा. तो B2B के अंदर जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में डील करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती हैं एक दूसरे से, बिकॉज उनकी मेजर पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करता है. इसीलिए उनके रिलेशंस अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं. तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो सप्लायर है ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैगी के साथ डील करता होगा. मान लो ये किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तीसरी और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, बट ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं लेते, स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं. इनके 10 कस्टमर हैं, 10 में से मैगी सबसे बड़ा कस्टमर है. तो मैगी इनके लिए क्या हो जाएगा, इनका की कस्टमर या फिर की अकाउंट, ऐसा कस्टमर जो इनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है. ये जो बचे हुए 9 कस्टमर्स हैं वो अगर इन्हें छोड़ भी देंगे ना तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर मैगी का रिलेशन इनके साथ ख़त्म हो गया तो इनकी पूरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, पूरे सर्वाइवल पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसका मतलब मैगी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए की अकाउंट है. तो आई होप आपको की अकाउंट का मतलब समझ आया होगा. की अकाउंट क्या हुआ? एक ऐसा कस्टमर आपका जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वो आपका की अकाउंट होता है. और की अकाउंट को मैनेज करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के चले गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी सर्वाइवल, हर चीज़ बैडली अफेक्ट होगी. तो उसी अकाउंट को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं? की अकाउंट मैनेजमेंट. अब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने की अकाउंट को क्यों मैनेज करती है, अपने ऐसे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप क्यों बना के रखती है जो उनके हाई लेवल कस्टमर होते हैं, हाई वैल्यू कस्टमर होते हैं, सो दैट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, लॉन्ग टर्म तक अपने वो इस रिलेशन को फोस्टर कर सकें, म्यूचुअली बेनिफिट रहें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर कर सकें. दैट्स वाई की अकाउंट को मैनेज किया जाता है. अब जो ऑर्गेनाइजेशन मैगी को सप्लाई कर रही है वो मैगी के साथ अच्छे रिलेशंस क्यों बना के रख रही है? ताकि वो अपनी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशंस को क्या कर सके? मैनेज कर सके. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्पस ऑफ की अकाउंट मैनेजमेंट. और की अकाउंट मैनेजमेंट कौन करता है? सेलर इनिशिएटेड है. सेलर इनिशिएटेड यानी कि जो देता है, ये सप्लायर है,
ये मैगी की ऑर्गेनाइजेशन है और ये कस्टमर है। तो ये इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये अब बाकी 9 लोगों को और प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो मैगी इनके लिए क्या हो गया, की अकाउंट। तो रिलेशनशिप किसे मैनेज करनी पड़ेगी, की अकाउंट कौन मैनेज करेगा, सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनके लिए ये की अकाउंट है। तो सप्लायर इनिशिएटेड एक्शन होता है की अकाउंट को मैनेज करना। सो की अकाउंट क्या है, ऐसा आपका कस्टमर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, उसके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने को, उसके अकाउंट्स को मैनेज को ही करने को बोलते हैं हम की अकाउंट मैनेजमेंट। अब इसके अंदर की एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले की अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करना कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उसमें से एक्चुअल में आपका की अकाउंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाला कस्टमर कौन सा है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सप्लाई करती है उसके 10 कस्टमर्स हैं। अब उस 10 में से 9 जो है वो ज़्यादा स्मॉल कस्टमर है, ज़्यादा क्वान्टिटी बाय नहीं करते, बट जो 10th कस्टमर है वो जो है मैगी है और ये ह्यूज क्वांटिटी में बाय कर रही है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा आपसे परचेज कर रहा है, तो ये आपका की अकाउंट हुआ ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने की अकाउंट को तभी मैनेज कर पाएगी जब उसे ये पता होगा कि उसका की अकाउंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो उन्हें की अकाउंट को मैनेज करना पड़ता है। देन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कि सबसे पहले तो अपने की अकाउंट को आइडेंटिफाई करो कि आपका सबसे वैल्यूएबल कस्टमर कौन सा है। फिर उस कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी जो मैगी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका की कस्टमर है, की अकाउंट होल्डर है, बिकॉज ये सबसे ह्यूज क्वांटिटी में आपसे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो अब इनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इन्हें एक साल में कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, किस क्वालिटी में चाहिए होता है, किस प्राइस में ये खुश रहते हैं, कैसे, कितनी अच्छी डिलीवरी इन्हें चाहिए होती है। इनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ताकि आप उन सभी नीड्स को फुलफिल करके इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको। तो पहला एलिमेंट इसमें क्या होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, फिर उनकी नीड्स को समझना ताकि आप उन्हें फुलफिल करके उनको अच्छे से मैनेज कर सको। देन इसके अंदर और क्या एलिमेंट यूज़ होता है, डेवलपिंग रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज़, कि आप चाहते हो कि आप अपने की अकाउंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखो, तो आपको कुछ रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रख सकते हो। आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि रेगुलर उनकी कम्युनिकेशन में रहो, चाहे हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं, पर उनसे हर महीने हर हफ्ते हमें बात कर ही लेनी है ताकि हम हमेशा उनके टच में रहें। तो वो हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ताकि हम की अकाउंट के साथ अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। देन कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो हमारा की अकाउंट है, ऐसा कस्टमर है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, उसको जो जो चीज़ें चाहिए उसमें जो जितनी भी रिसोर्सेज लगेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्सेज है, उन सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि हम की अकाउंट जो हमारा है उसको अच्छे से फुलफिल कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। ये भी हमारा किसका एलिमेंट है, की अकाउंट मैनेजमेंट का। देन स्ट्रेटेजिक अकाउंट प्लानिंग, की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज ये सब बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ताकि आप की अकाउंट मैनेजमेंट कर सको। और लास्ट में मेजरिंग परफॉर्मेंस, ये देखना कि क्या आप अपने जो की अकाउंट है उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। अगर नहीं बना पा रहे तो करेक्टिव एक्शन लो ताकि आप उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन क्रिएट कर सको, उन्हें अच्छे से मैनेज कर सको। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे की अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। जब भी आप की अकाउंट मैनेजमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन करता है, की अकाउंट मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट होती है की अकाउंट मैनेजर की, वो ये सब परफॉर्म करता है। की अकाउंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये हमारे सबसे हाईली वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं। दे बाय ईदर फॉर 1 यूनिट और सेवरल यूनिट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैगी अपनी सिर्फ 1 यूनिट के लिए प्रोवाइड, मीन्स मान लो उनकी इंडिया के अंदर 5 यूनिट्स हैं तो वो 1 यूनिट के लिए भी आपसे खरीद सकती है या 5 यूनिट के लिए भी खरीद सकती है। किसी भी यूनिट के लिए खरीदे वो ह्यूज क्वांटिटी में ही होगा। तो ये कौन से कस्टमर्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, आपके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। 1 यूनिट के लिए भी खरीद सकते हैं, मल्टीपल यूनिट के लिए भी खरीद सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं,
ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी डीलिंग कर ली। जब इतना बड़ा प्रोसेसिंग होती है, इतना बड़ा ऑर्डर प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर कस्टमाइज प्रोडक्ट दिए जाते हैं। तो क्या क्या हुआ कि वो जनरली एक ही ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हैं, अपनी एक यूनिट या सेवरल यूनिट के लिए खरीदते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में बाय करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है कि सबसे पहले अपने की अकाउंट को चूज़ करो कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उसमें से देखो कि आपका की अकाउंट कौन सा है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जो ऐसे कस्टमर्स होंगे जो ह्यूज क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, हाई लेवल आपके लिए, हाई वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं और आपकी अपनी पूरी यूनिट के लिए बाय कर रहे हैं या नंबर ऑफ यूनिट के लिए बाय कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड बाय कर रहे हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? की अकाउंट होल्डर। तो ऐसे जो अकाउंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो जो लार्ज लेवल ऑफ एक्सटेंट के आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले की अकाउंट्स को चूज करना और फिर KAM यानी कि की अकाउंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। और ये क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है? ताकि आप म्यूचुअल बेनिफिट ले सको, अपने सर्वाइवल, ग्रोथ, इन सब को इंश्योर कर सको और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सको। द टास्क इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्टिव यार, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क की अकाउंट मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। तो वो टास्क क्या हो जाएंगे? जो हमने शुरू में एलिमेंट्स किए थे वही हमारे टास्क हो जाते हैं। कि ये इसका काम क्या होगा कि अकाउंट मैनेजर का, कि जो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है उनकी नीड को समझो, उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करो, कोऑर्डिनेट करो रिसोर्सेज की, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट गेन करो और जितने भी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, उन सारी चीज़ों को कंसीडरेट करो, उन सबको लेके आओ ताकि आपका जो की अकाउंट है उसे आप अच्छे से मैनेज कर सको। ये हमारी सिंपल सी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने देखा कि की अकाउंट मैनेजमेंट और की अकाउंट होल्डर क्या होते हैं, उनके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्रोसेस के अंदर दो ही स्टेप हैं कि चूज़ करो और इम्प्लीमेंट कर दो, बाद में आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देन हमारे बेनिफिट क्या होंगे कि अगर हम अपने जो मेन कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि वो हमसे और भी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे। देन हमारी कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव होंगी क्योंकि हम उन्हें बेटर मीन्स प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव वे से सर्व करेंगे, वो सेटिस्फाई होंगे, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, दोनों के बीच में ट्रस्ट वर्दीनेस आएगी, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट आ जाएगी और फिर वो दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। अगर हम उन्हें अच्छा सर्व करेंगे तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिकमेंड करेंगे कि वो हमसे परचेज करें। इसके अंदर रिस्क क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो 10 कस्टमर्स को सर्व करती है वो सिर्फ मैगी पे फोकस करे और बाकी हुई 9 को नेग्लेक्ट करे या फिर मैगी को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो ये इन 9 को डीमोटिवेट कर सकती है, जिसके कारण चांसेस है कि आपके बचे हुए जो कस्टमर्स हैं वो ये फील करें कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है और वो आपको छोड़ के चले जाएँ और इसके अंदर आपका टाइम और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इसका रिस्क होता है। I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.